प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना हिकु दफ़ो ॿीहर फैलजणु लॻो आहे। गुज़िरियल 70 ॾींहंनि खां पोइ अॼु सॼे मुल्क में 1000 केस रिकॉर्ड थिया आहिनि। NCOC जी गुज़िरियल इजलास में इस्लामाबाद में 144 लागू कयो वियो आहे ऐं मास्क खां बग़ैर शख़्स खे गिरफ़्तार करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो आहे। हाणे छा ही कोरोना जी ॿी लहर आहे ऐं अगरि ॿी लहर आहे त उहा छा पहिरीं लहर खां केॾी ख़तरनाक हूंदी? इन तमामु तर मामले में असांखे एहतियात कीअं करणु घुरिजे, कीअं बचणु घुरिजे त असां जीअं पहिरीं लहर खां बचियासीं ईअं ई हाणे ॿी लहर ते बि न सिर्फ़ु पाण खे महफ़ूज़ कयूं बल्कि पंहिंजे प्यारनि खे, पंहिंजे अज़ीज़ अकाबिर खे बि महफ़ूज़ कयूं। इहो ॼाणींदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर फैसल महमूद ख़ान, पाण वज़ीर आला जी कोरोना जी टीम जा अहम मेंबर आहिनि ऐं आगा खान जो जेको इन्फेक्शन डिज़ीज़ जो डिपार्टमेंट आहे उन जा सरबराह पिणु आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या ये जो कोरोना की अब जो केसेस बढ़ने लगे हैं, क्या ये समझा जाए कि ये कोरोना की सेकेंड वेव है? जी बिल्कुल, लगता है कि इनकी कोरोना की सेकंड वेव है ये, क्योंकि केसेस में बतदरीज इजाफा तो हो रहा है। अच्छा, तो ये जो सेकंड वेव है जो आप फरमा रहे हैं कि इसको समझना चाहिए, तो क्या ये सेकंड वेव फर्स्ट वेव जो थी उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगी? इसका असर उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा? क्या होगा सेकंड वेव में? ये कहना मुश्किल है। अलबत्ता ये जरूर है कि चूंकि सेकंड वेव सर्दियों के ज़माने में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आजकल के ज़माने में फ्लू वगैरह का भी असर है। तो कोरोना और फ्लू के अंदर फ़र्क करने में बहुत मुश्किल होगी, और इससे से लगता है कि ये वेव शायद ज़्यादा ख़तरनाक हो। इसके साथ साथ अस्पताल के अंदर भी आजकल अस्पताल भरे हुए, तो पिछले वेव के बरक्स जगह ढूंढने में और पेशेंट्स के दाखिले में मुश्किल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे भी सर्दियों में हमें फ्लू, ज़ुकाम और सर दर्द, ये तो हमें वैसे भी तकलीफ़, हमें शिकायत रहती है, और फिर कराची का तो मौसम ही ऐसा है कि यहाँ तो फ्लू रहता ही रहता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि अब ये फ्लू है या सेकंड वेव में हम कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं? कैसे बचेंगे हम, कैसे जानेंगे कि हमें फ्लू है या कोरोना है? ये बिल्कुल सही फरमाया, और ये मुश्किल सभी को पेश आ रही है, ना सिर्फ मरीजों को पर ऑल्सो डॉक्टरों को भी। और हल्का फुल्का कोरोना, जो कि ज्यादातर कोरोना ऐसे ही होते हैं, वो और आम जो नज़ला खांसी है, दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल है। बल्कि आज ही मैंने 2 मरीज देखे थे जिनको लगा था उनको बस आम मौसमी नज़ला खांसी है, और निकला कि उनको कोरोना वायरस की वबा थी। दोनों में फर्क करना मुश्किल है, और अगर आपको लगे कि आपका गला खराब है, बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द है, तो बेहतर है कि आप टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर कोरोना निकलता है तो आपको आइसोलेट होने की जरूरत है, दूसरे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, ताकि बीमारी और ना फैले। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता माह में हमारे पास फ़कत 5000 और कुछ केसेस बचे थे जो एक्टिव केसेस थे। बाकी दुनिया में हज़ारों की तादाद में डेली के बुनियाद पे केसेस आ रहे थे। तो फिर एकदम हमारे पास अचानक केसेस बढ़ कैसे गए? क्या हमने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा ली है या ये पेशेंट्स थे, हमें पता ही नहीं था? ये एकदम से नहीं बढ़ा, ये आहिस्ता आहिस्ता कई हफ्तों से केसेस बढ़ना शुरू हो रहे थे, और टेस्टिंग कैपेसिटी में इतना इजाफा नहीं हुआ, जो इतनी टेस्टिंग हो रही थी इतनी ही हो रही है ये अब। मगर ये वाकई एकदम से नहीं है। ये पिछले 3, 4, 5 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि केसेस में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो चुका था। तो डॉक्टर साहब, अब जो डेथ रेशो है कोरोना की वजह से, क्या हमारा डेथ रेशो और बाकी दुनिया में डेथ रेशो में कुछ फ़र्क है? अगर फ़र्क है तो वो क्यों है? तो दोनों में डेथ रेशियो में फर्क यूं है कि अगर आप पूरे पॉपुलेशन को देखें, पूरे पाकिस्तान को देखें, तो डेथ रेशियो वाकई थोड़ा कम है। मगर उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनकी निस्बतन उम्र कम है। जब आप दूसरे ममालिक से इसको कंपेयर करें, जैसे कि स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, तो इन ममालिक में ज्यादा उम्र के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, और चूंकि हमको पता है कि इन उम्र के लोगों के अंदर डेथ रेट ज्यादा होती है, तो ओवरऑल उनकी डेथ रेट ज्यादा है। हमारे पास निस्बतन जवान लोग हैं इस मुल्क में, तो डेथ रेट निस्बतन कम है। तो साउथ एशिया में भी तकरीबन, आपने यूरोप की बात फरमाई कि वहाँ तो लोगों की क्योंकि एज बढ़ी है तो वहाँ पे डेथ रेशो बढ़ा है, लेकिन साउथ एशिया में तो हमारा कंपैरिजन इंडिया से होगा, बांग्लादेश में होगा, वहाँ तो सेम सूरत हाल है। फिर इस ममालिक में हम कहाँ खड़े हैं? तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फर्क करना, ये कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इंडिया के अंदर ये बीमारी और ज्यादा फैली है, और फैलने की वजह ये जो ममालिक हैं वो जो शहर हैं वो बड़े हैं, और यहाँ के अंदर बड़े शहर निस्बतन कम हैं। और चूंकि हमको पता है ये बीमारी शहर में ज्यादा फैलती है, जहाँ पे लोग करीब करीब रहते हैं, और गांव देहात में
نسبتاً تھوڑی کم پھیلتی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ دور ہوتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو افراد ہیں وہ ان کی زیادہ لوگ مرے. تو اگر آپ یوں دیکھیں کہ ان کے بڑے شہروں کے اندر فی ملین کتنے لوگ مرے ہیں اور دوسرے شہروں سے کمپیئر کریں تو ان کی بھی شرح نسبتاً کم ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے کراچی اور لاہور تو تقریباً انڈیا کے شہروں جیسے ہیں، پھر یہاں کی کیا صورتحال؟ تقریباً وہی ہے جو کہ وہاں پہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج سے فرانس میں جو ہے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، تمام تر ریسٹورنٹس بند ہیں، ویسے ہی لاک ڈاؤن ہوگا جو پہلے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کیفیت یہاں بھی آ سکتی ہے، یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال بن سکتی ہے؟ سو دیکھیں، لاک ڈاؤن کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. لاک ڈاؤن جو ہے یہ بیماری پھیلنے کو تھوڑا سا آہستہ کرتی ہے، اور لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پیشنٹس تھوڑے سے آہستہ آتے ہیں. کیا یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا احتیاط کریں. اگر ہم احتیاط کریں گے یعنی کہ باہر جاتے ہوئے ماسک پہنیں، قریب جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ بہت ہجوم ہو، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وینٹیلیشن اچھی ہو، ہاتھ سے آنکھ منہ ناک کو نہ چھوئیں، تو اس پہ بغیر لاک ڈاؤن کے بھی ہم لوگ اس کو آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ لوگوں کو خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سب چیزیں کریں گے تو یہ بیماری اتنی تیز سے نہیں پھیلے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو بجا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو مختلف ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، پولیٹیکل موومنٹ شروع ہو گئی ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جلسے ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دیگر اجتماع ہو رہے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں کیسے بچ پائیں گے ہم کورونا سے؟ تو دیکھیں، یہ تو ہم سب کی انفرادی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہم سب کو خود ہی کرنا ہے. اور آپ جتنا بھی لاک ڈاؤن کریں، جو بھی کریں، بات تو آپ پہ آتی نا کہ آپ یہ بیماری آپ کو لگے نا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ بیماری پھیلائیں نا. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس بیماری کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کوئی علامات نہیں ہوتی، وہ یہ بیماری پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو بیماری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر مجھے بالفرض یہ انفیکشن ہوتا ہے تو بخار ہونے سے تقریباً 2 دن پہلے ہی یہ میں سب کو پھیلا رہا ہوں گا. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم خود ہی یہ فیصلہ اٹھائیں، خود ہی کریں کہ یہ بیماری اس ملک میں مزید نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو اسکول کھل چکے ہیں اور اسکول میں پرائمری اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہیں پرائمری اسکول میں، ویسے بھی سردیوں میں ان کو فلو کی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر بچوں میں کیسے ہم یہ جان پائیں گے کہ ان کو فلو ہے یا کورونا ہے؟ کیا ان کی بھی ٹیسٹ لازمی کرانی پڑے گی کہ جب تک ان کو یہ پتہ نہ چلے، جب تک ہم شکایت کرتے رہیں فلو کی، تو ان کی بھی ٹیسٹ لازمی کرائیں اب؟ تو ٹیسٹ کرائیں میں یاد رکھیں اسکولوں کے اندر تو ایس او پیز ہیں اور ایس او پیز فالو بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ کہ اسکولوں کے اندر ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو ہر اسکول کے اندر وقفے سے ٹیسٹنگ ہوتا ہے تقریباً ہر 2 سے 3 ہفتے بعد. پورے اسکول کے نہیں مگر تقریباً 20% لوگوں کی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹیسٹ بھی ابھی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، شروع کرنے والے ہیں، جن کا جو نسبتاً سستے ہیں اور وہ ہم لوگ مزید جلدی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان ٹیسٹوں کے ساتھ. سو اسکولوں میں as long as ہم لوگ یہ احتیاط کریں تو یہ بیماری کم پھیلے گی. زیادہ پریشانی فرمایا جو لوگ باہر جا رہے ہیں، جو ہجوموں میں جا رہے ہیں، جو جلسے کر رہے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹیسٹنگ کا ذکر کیا، تو آپ یہ دوسری ٹیسٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کس قسم کی ٹیسٹ ہوگی؟ یہ ایک اور ٹیسٹ ہے جو اگین ناک سے ہوتا ہے، مگر یہ PCR والا ٹیسٹ نہیں ہے. یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بیماری اتنی یہ مطلب اگر وائرس کے لیول کم ہو تو اتنی اچھی طرح نہیں پکڑ پاتا. البتہ یہ سستا ہے اور یہ فوراً اس کی رپورٹ جلدی آتی ہے. اور اس ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ کو ایک جگہ پہ بہت سارے ٹیسٹ کرنے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو یہ PCR والا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان ٹیسٹوں کو ٹیسٹ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو فرسٹ ویو میں کرونا ہو چکا تھا اب ان کو سیکنڈ ویو میں کرونا نہیں ہوا. کیا یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جن کو پہلے کرونا ہو چکا تھا اب ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. ہم اب کافی پیشنٹ دیکھ رہے ہیں جن کو پہلے بھی کرونا ہو چکا تھا اور اب دوبارہ کرونا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو یہ وائرس لگ چکا ہے تو آپ کو پھر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں یہ جو اینٹی باڈی کا ٹیسٹ ہے یہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ کیا آپ کو یہ آگے انفیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو مطلب وہی جن کو کرونا ہوا ہے اور جن کو کرونا نہیں ہوا وہ دونوں ہی احتیاط کریں اور دونوں ہی خطرے میں ہیں. بالکل جی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آخر میں آپ کیا تجاویز دیں گے کہ اس تمام تر صورتحال میں حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے، اور پھر شہری جو ہیں ان پہ کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کس قسم کی احتیاطی تدابیر اپنائیں؟ تو آئی تھنک یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سب پہ یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ہم اپنا خود ہی کو بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بچائیں. یہ فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت تو جو کام کر رہی ہے وہ کرتی رہے گی، جس کا مطلب ہے کہ ہسپتال کے اندر وینٹیلیٹر فراہم کرنا، یہ دیکھنا کہ سکتا ہے. جو یاد رکھیں آپ جتنا بھی آپ یہ لاک ڈاؤن کریں یا لوگوں سے بولیں، اگر لوگ خود کام نہ کریں تو یہ بیماری پھیلتی رہے گی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ماسک کیوں پہنے، ہم ماسک نہیں پہنیں گے، یا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بیماری پاکستان میں نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ سب بالکل غلط ہے. یہاں پہ ہم نے کئی اموات دیکھے ہیں، کئی لوگ دیکھے ہیں، اور اب تو کیسز میں واقعی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری چیز ویکسین کی ٹرائلز شروع ہو گئی ہیں. کراچی کی بات کریں تو آغا خان میں اور انڈس ہسپتال کے اندر، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کو اپنا فرض نبھانا ہے، جس کے اندر آپ ان ٹرائلز میں حصہ لے سکتے ہیں. اور یہ ٹرائلز ہم کو بتائیں گے کہ یہ ویکسین کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. اور یہ ایک آسان طریقہ دیکھنے کے لیے کہ کہ دنیا بھر میں یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر بھی یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، وینٹیلیٹر کی آپ نے بات کی، کیا ہمیں اب ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہلے سے دگنا اور تگنا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ فلو اور اس پہ فرق نہیں پڑے گا، تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی حکومتی سطح پہ ہمیں بڑھانی چاہیے. تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے، جیسے میں نے کہا جب یہ نئے ٹیسٹ آئیں گے تو اس سے بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی مزید بڑھے گی. بہت 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 شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، آغا خان ڈپارٹمنٹ آغا خان ہاسپٹل کے انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر فیصل محمود خان جو گالی بدھی، انہوں نے چونا ہے تو یہ کا ویو ہے یا امکانی ہے تو یا بی ویو ہوندی ہے. ان ویو میں بھی اصل کے یہ بچن گھرجے جی اصل پہلی ویو میں احتیاط کیوسی. بی اہم گالی ہے جو یہ چو پہ ونے تو جن کے پہروں دفعہ کرونا تھی ویو، ہاں ان کے کرونا تھن جا چانسز گھٹن. یہ گال بالکل غلط ہے. وہ بھی اترا ہی خطرے ہٹن جترا جنن کے کرونا نہ تھو ہو. بنن صورتن میں اصل نہ صرف پانچے پان کے بچائنو ہے بلکہ پہنجے کے آس پاس مانو ان کے بچائنو ہے. یہ وٹو تا نڈی سائی سائی کھان پوری پروگرام میں بھی حاضر تھا. حضری پروگرام ایک دفعہ بیرواں کے بھلی کار سندھ بلوچستان کے بیٹن تے صدارتی آرڈیننس ذریعے اتھارٹی قائم کرنے خلاف سندھ اسمبلی تو پہریا ہی قرارداد منظور کر چکی ہے. سندھ کابینہ بھی نہ صرف ان آرڈیننس کے غیر قانونی قرار دے چکی ہے بلکہ ان کے رد پن کر چڑی ہے. گزریل ڈی بلوچستان اسمبلی پن ان صدارتی آرڈیننس کے رد کیا ہے. بلوچستان اسمبلی کے مخالف دھر کے اگوان جمعیت متحدہ مجلس عمل کے ممبر جناب ملک سکندر خان صاحب یا قرارداد یا پیش کئی ہے. جو پروگرام میں گلائنداسوں تو آخر بلوچستان جو عوام چھا تو چاہے، بلوچستان جو اپوزیشن جو پارٹیوں ان جو چھا اسٹینڈ ہے. ان وقت اصل پروگرام میں جوائن کیا ہے مخالف دھر کے بلوچستان اسمبلی مخالف دھر کے اگوان ملک سکندر خان صاحب. ملک سکندر خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ بنیادی طور پہ آپ کو اعتراض کیا ہے اس اتھارٹی پہ اور صدارتی آرڈیننس پہ؟ اصل میں بنیاد تو یہ ہے کہ یہ جو جب سے یہ حکومت بنی ہے آئین کا بھی حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور ایسے حرکات کر جاتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی حکومت کے شایع نشان نہیں ہوتا. اچھا، اب جہاں تک آئس لینڈ کا تعلق ہے، یہ ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس کی اسمبلی کے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسمبلی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو پھر یہ جو صدارتی آرڈیننس یہ نہیں ایشو ہوا کرتے ہیں. یہ تو ماشاء اللہ میں ہوتے ہیں. یہ تو جب آئین سسپینڈ ہوتا ہے تو پریزیڈنشل آرڈرز جو ہیں وہ فیلڈ میں آتے ہیں. جب جمہوریت ہے، اسمبلی فنکشننگ ہے، سینٹ فنکشننگ ہے، پروونشل اسمبلیز فنکشننگ ہے، ایسی صورت میں صدارتی آرڈیننس آنا نہیں چاہیے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئس لینڈ جس صوبے میں واقع ہوں، جس علاقے میں واقع ہوں، وہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے. فیڈریشن کا ایک سیدھی سی بات ہے، اگر اس کے نام ہے، کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے اگر اس کے نام ہے یس. اگر اس کے نام نہیں ہے، نو مینز لینڈ ہے، تو نو مینز لینڈ یا جس کا کوئی وہ نہیں ہے تو وہ پریزمپشن لا کا یہ ہے کہ یہ اسی علاقے کے جہاں یہ واقع ہوا ہے.
हमारे यहाँ अनसेटल्ड प्रॉपर्टीज हैं लाखों एकर्स में। ये अनसेटल्ड प्रॉपर्टीज आबा व अजदाद से उन इलाकों में हैं जिसकी मेजरमेंट अब तक नहीं हुई है, तो वो तो सारी उन लोगों की है, उन कौमों की है जो वहाँ आबाद हैं। तो हमने ये लीगल पॉइंट आउट किया कि जी ये तो हो भी नहीं सकता है। अगर फेडरेशन के नाम है, फेडरल गवर्नमेंट के नाम है तो फिर तो ठीक है, अगर फेडरल गवर्नमेंट के नाम नहीं है तो लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऑनरलेस जो रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी होती है वो उस सूबे का हक है। और फिर अगर तीसरी बात को आप लें कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, अगर इस बात की भी जरूरत है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होती है। और फिर इस किस्म की डिस्प्यूटेड उसमें प्रॉपर्टी में तो उस मुतालिका सूबा जो है, मुतालिका सूबा अगर अपने 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको ओन करता है फिर आप अमेंडमेंट के लिए मूव कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप इसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जी अगर आपने वो प्रॉपर्टी हमारी होगी, बलूचिस्तान की होगी, सिंध की होगी, आपने उसको ज्यादा मराद देने, यस फेडरेशन है जी बिल्कुल, हम आपको लब्बैक कहते हैं, आप इसको मराहते हैं, आप इसको ज्यादा आबाद करें, लेकिन ऑनरशिप का दावा जो है वो और फिर उसमें जो ट्रेजरी बेंचेस थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने भी साथ दिया और अच्छा आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स में जो आइन और कानून हमें बताता है कि 12 नॉटिकल माइल्स पे सूबों की हदूद आती है और उसमें जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सूबों की तस्लीम की जाएगी। अच्छा ये बताइए कि कल जब आपने ये रेजोल्यूशन असेंबली में लाए तो दीगर कौन कौन सी पार्टियों ने इसकी हिमायत की है? ट्रेजरी बैचेस की तो आप बात कर रहे हैं, किन ट्रेजरी बैचेस के मेंबर्स ने आपकी हिमायत की है? उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ज़हूर बुलैदी साहब, उन्होंने हिमायत की। जो असगर चकजई साहब हैं ANP के, उन्होंने हिमायत की। एहसान शाह साहब हैं BNP अवामी के, उन्होंने मतलब मुखालफत करने वाला कोई भी नहीं था। अच्छा सब ने। अच्छा ये जो मलिक साहब ये जो ट्रेजरी बैचेस से लोगों ने हिमायत की है वो उन्होंने इंडिविजुअल बेसिस पे की है, खुद अकेले बेसिस पे की है, या उनकी पार्टी ने वहाँ पे हिमायत की? क्योंकि सिंध में जब ये रेजोल्यूशन आई थी तो तहरीक इंसाफ, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन में है, तो तहरीक इंसाफ और MQM ने बाइकाट किया था। तहरीक इंसाफ के फ़कत एक मेंबर ने अपनी ज़ाती हैसियत के बुनियाद पे उसकी हिमायत की थी। वहाँ पे सूरत हाल चेंज है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो वहाँ पे हुकूमत कर रही है उन्होंने आपका साथ दिया? नहीं, सवाल ये कि उनका मुतालबा था, ये सारे ट्रेजरी बेंचेस में हैं और ये वजीर हैं ज़हूर बुलैदी साहब या ANP वाले हैं या BNP अवामी हैं, ये गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी इसको मुत्तफिका तौर पे यानी अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस मिलकर इस करारदाद को मुत्तफिका तौर पे मंजूर कराएं। तो हमने कहा ठीक है, ये भी हमें कोई इतराज नहीं, हमें तो तहरीक इंसाफ की जो मेंबर्स हैं वहाँ पे उन्होंने भी हिमायत की। यार मोहम्मद रिंद साहब वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी हिमायत की इसकी? तशरीफ नहीं लाए थे। अच्छा, दीगर तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर ने हिमायत की है इसकी? बहरहाल ये जो उनके करता धरता ये जिनका मैंने जिक्र किया, इन्होंने इसकी हिमायत कर दी। और किसी ने मुखालफत किसी ने भी नहीं की, बैठे हुए थे। किसी को अगर वो मुखालफत करनी होती या वॉकआउट करना होता फिर तो अलग बात। अच्छा मलिक साहब, यहाँ सिंध की सूरत हाल ये है कि सिंध असेंबली ने करारदाद पास की है। सिंध के जो दीगर कॉम्परस जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो सरापा एहतजाज हैं, वो सदारती आर्डीनेंस को इलीगल आर्डीनेंस समझते हैं। सिंध काबीना ने भी इसको ना सिर्फ रद्द किया बल्कि उसको इलीगल करा रही। तो मतलब तमाम जो है वो एक ही पेजेस पे हैं कि ये इलीगल। वहाँ की बलूचिस्तान की सूरत हाल तो हमें कुछ डिफरेंट नज़र आती है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने पहले दिन ये फरमाया था कि हमें इस सदारती आर्डीनेंस से कोई शिकायत नहीं है, हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की और हम इस सदारती आर्डीनेंस की हिमायत करते हैं। तो अब वहाँ पे अपोजिशन और हुकूमत अलग अलग मौक़िफ़ रखती हैं इस सदारती आर्डीनेंस के हवाले से। हमने तो इसको फुल्ली रेजिस्ट किया क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बिल्कुल गैर कानूनी था, बिल्कुल गैर आईनी था, कोई इसकी जरूरत नहीं थी। जब हमने इसको एजिटेट किया तो वहां से जवाब देने की पोजीशन में कोई भी नहीं था, इसलिए वो खामोश रहे। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको फ़कत ये एतराज़ है कि ये जो आइलैंड्स हैं
इस पे सदारती आर्डिनेंस ना हो, अगर सूबा खुद इन आइलैंड्स पे कोई तरक्की कराना चाहता है, कोई डेवलपमेंट कराना चाहता है, तो फिर आपको एतराज़ नहीं होगा? नहीं, हम देखिए हमारी प्रॉपर्टी है, हमें चाहिए कि उसको हम इम्प्रूव करें, उसमें डेवलपमेंट काम करें और फेडरेशन अगर उसमें हमारा हाथ बटाता है तो वेलकम, हमें क्या है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान हुकूमत खुद इस तरह का कोई प्लान लाती है तो फिर आपको एतराज़ नहीं होगा? आपको फ़कत एतराज़ इसलिए है कि क्योंकि वफाक जो आर्डिनेंस ला रहा है वो इलीगल है, वो उसकी हुदूद में नहीं आता, इसलिए आपको इसे एतराज़? कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड ये है कि ये इनकी नहीं है, इसका फेडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अच्छा, अब ये बताइए कि सेनेट में भी इस तरह की करारदाद है, आपके मेंबर्स भी हैं, तो सेनेट में भी अगर इस तरह का कोई बिल आता है तो आपकी पार्टी वहाँ पे मुखालफत करेगी और उसकी जो है उस बिल के अगेंस्ट में वोट देगी? देखिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तो वैसे हर जगह मुखालफत होनी चाहिए जब असम्बलियां बहाल हों, जब असम्बलियां इन फंक्शन हो तो हर जगह जो भी सदारती ऑर्डिनेंस है वो इलीगल होगा। अब इससे मुताल्लिक तो जाहिर है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस सदारती ऑर्डिनेंस को नहीं मानेंगे। बहुत 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 शुक्रिया मलिक सिकंदर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अवाम बलूचिस्तान असम्बली मुखालिफ दुर्जी अगवान सदारती आर्डिनेंस के खिलाफ़ करारदाद पेश कंदड़ मलिक सिकंदर साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो चवणु आहे त छाकाणि त आइनी जेके हदूं आहिनि उहे मुक़ररु आहिनि ऐं जेको सदारती आर्डिनेंस हो उहो आइनी हदूं खे उड़ांगे पियो, इन करे बलूचिस्तान जी मुतफ़िक़ा जेका असम्बली उन्हनि खे अक्सरियती राय सां सभिनीनि इन जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो ॾिनो ऐं काल गुज़िरियल ॾींहुं सदारती आर्डिनेंस जे ख़िलाफ़ु बलूचिस्तान असम्बली पिण पंहिंजी करारदाद पास कई आहे। हिते वठो था नंढी साई ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर। हाज़िरी प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में अॻूणे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक जे बयान वधीक शिदत अख़्तियार करे वरिती आहे। उनखां पोइ टेज़री बैचिस ऐं अपोजिशन तरफ़ां जेका बयानबाज़ी थिए थी पई, अॼु प्रोग्राम में हुते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त मरियम नवाज़ जी इहा स्टेटमेंट त ईंदड़ जनवरी हुकूमराननि खे नसीब न थींदी, लाहौर वारो जलसो फ़ैसिला कुन साबित थींदो। त ॿिए पासे हुकूमत जी इहा दवा आहे त डिसंबर में अपोजिशन जो इतिहाद जेको आहे उहो टुटी वेंदो, अपोजिशन जो इतिहाद बरक़रार न रही सघंदो। हाणे डिसंबर में हुकूमत वञे थी या अपोजिशन जो इतिहाद टुटे थो पियो, उन ते तर्जो वठंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्ज निगार जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान साहब, ये बताइए कि दिसंबर में आप किसको चलता हुआ देख रहे हैं, हुकूमत को या अपोजिशन के इताद को? देखिए, ये दोनों लोग जो हैं, यानी हुकूमत भी और अपोजिशन भी पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। अच्छा। ना तो जनवरी में हुकूमत जाने वाली है और ना ये दिसंबर में ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये कोई टूट फूट का शिकार होगा। देखिए, अपोजिशन जमातें जो है वो अपना शोर शराबा करती रहेंगी, लेकिन इस शोर शराबे से कोई हुकूमत जाने वाली नहीं है जनवरी में। उसकी वजह यह है, हमारे यहाँ जलसे जुलूसों की बुनियाद पे हुकूमतें नहीं जाया करती। हुकूमतें जाने की और बड़ी वजूहात होती हैं और जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान टकराव होता है। वो तो अभी है नहीं, इसलिए मैं नहीं समझता। अब ये देखिए ना, अब अपोजिशन अगर ये नहीं कहेगी कि हुकूमत जनवरी में जा रही है तो लोग उसके पीछे क्यों लगेंगे? लोगों को मुतमईन करना, अपने सियासी कारकुनों को मोबिलाइज करना, उनको मुतहरिक करना कि हुकूमत जाने वाली है, ताकि उनको लोगों को लगे कि वाकई हुकूमत जाने वाली है और ताकि ये जो मोमेंटम है इसको मेंटेन किया जा सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज या फजलुर रहमान की बयान में कोई सदाकत है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन जो ये कह रही है कि जी ये पूरा का पूरा इत्तेहाद दिसंबर में टूट फूट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि इत्तेहाद रहेगा, अलबत्ता ये मजबूत शक्ल में शायद ना रह सके। अच्छा, तो ये आज जो फयाज हुसैन चौहान साहब का ये स्टेटमेंट आई है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसको अब फजलुर रहमान अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने फरमाया है कि वो बयानिया मुझसे उठाया नहीं जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि फजलुर रहमान का खुद का जो बयानिया है वो 19-20 के फ़र्क से तकरीबन नवाज शरीफ वाला बयानिया है। तो ये फयाज हुसैन चौहान साहब को इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं, कोई डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तो सूरत हाल को? देखिए, फयाज हुसैन चौहान जो है उनकी बातों को आप ज्यादा सीरियस ना लिया करें। अच्छा। उन्होंने तो देखिए बुनियादी तौर पर जो है ना हुकूमत के तौर पर, हुकूमत के नुमाइंदे होने के तौर पर ये साबित करना है कि अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो अचार का मुरब्बा बन चुका है, मिक्स अचार बन चुका है, वो ये कहते रहेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े समझदार और बड़े जीरक आदमी है। उन्होंने बुनियादी तौर पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ का कंधा इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट को मौका देना है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कुछ लेन देन तय करे।
अच्छा, इसी तरीके से नवाज शरीफ और मरियम चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ा के अपने लिए कुछ प्ली बार्गेन कर सके। इसीलिए सही। मैं ये समझता हूं कि ये दोनों खिलाड़ी नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कोई किसी के साथ सीरियस नहीं है, ना पीएमएलएन जेयूआई के साथ, ना जेयूआई पीएमएलएन के साथ, ना पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ, ना पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के साथ। सबके अपने अपने शॉर्ट इंटरेस्ट है। और पीपल्स पार्टी तो क्योंकि सिंध में एक मेजर स्टेक होल्डर है इक्तिदार के अंदर, जी, वो तो बिल्कुल। कम से कम किसी भी सूरत में नवाज शरीफ के एजेंडे को और मरियम नवाज के एजेंडे को या फजल रहमान के एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि ये सिस्टम चलता रहे। और अलबत्ता उनकी एक कोशिश ये है पीपल्स पार्टी की कि जो एहतसाब के नाम पे जो कुछ हो रहा है उस पर हुकूमत नजरसानी करे और उनको दिमाग से ना लगाए। बाकी सब चीजों पर पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक है। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, ये बताइए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बार बार ये फरमा रहे हैं कि अब मुल्क को इदारती डायलॉग की ज़रूरत है। एक तो इस इदारती डायलॉग से उनका क्या मुराद है, और ये इस वक्त जब अपोजिशन की तहरीक जो है वो अपनी मंजिल पे रवां दवां है, हुकूमत हमें कम अज़ कम हुकूमत की हलकों में जो है वो ये बात है कि उसमें बेचैनी ज़रूर पैदा की है, तो इस तरह की स्टेटमेंट को आप क्या देख रहे हैं? वो कोई नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम थे उस वक्त भी डायलॉग की दरकार था पाकिस्तान के बुरहान में, उस वक्त तो उन्होंने इनिशिएट नहीं किया। अच्छा। हमारे यहाँ जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको फौरी तौर पर डायलॉग याद आ जाता है, और मैं डायलॉग का हामी हूँ, इसलिए कि आपको याद होगा रज़ा रब्बानी साहब ने भी एक डायलॉग की बात की थी। आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस जो है खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने भी डायलॉग की बात की थी। मैं खुद भी डायलॉग का हामी हूँ। अच्छा, अब ये जो खाकान अब्बासी साहब ने फार्मूला दिया है, फार्मूला ये है कि फौज के दरमियान, जुडिशरी के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान एक बकायदा डायलॉग हो, एक नए फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट हो, शफाफ इंतखाबात के मामलात हो और दूसरे मामलात हो। लेकिन अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये डायलॉग कौन इनिशिएट करेगा? हुकूमत अपोजिशन को नहीं मानती, अपोजिशन हुकूमत को नहीं मानती। और अब तो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब बकायदा टारगेट करके जनरल बाजवा का और DGISI का नाम देके उनको मुतनाजा बना रहे हैं, तो कौन डायलॉग इनिशिएट करेगा? बल्कि नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला आया है वो जनरल बाजवा ने जुडिशरी पे दबाव डाल के मेरे खिलाफ फैसला दिया है। तो ऐसी सूरत में डायलॉग का जो मामला है ये एक आइडियल बात तो जरूर है, और यही मैं समझता हूँ मसले का हल भी है, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में डायलॉग का जो इन्वायरमेंट है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। अच्छा सलमान साहब, अब बात यह है कि जिस तरह से हमने दीगर मामलात में कौमी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए, वसीतर कौमी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए डायलॉग किए हैं, हालिया इमरान खान और अपोजिशन की पार्टियों में हज़ार इख्तिलाफात, लेकिन वो FATF के मामले पे, कश्मीर के मामले पे, दीगर मामले पे साथ बैठे। तो इस हवाले से डायलॉग आपको लगता है कि नामुमकिन है, डायलॉग पे नहीं हो सकता, या कहीं किसी हद तक गुंजाइश है इस जो शाहिद खाकान अब्बासी जो तजवीज़ दे रहे हैं? नहीं, गुंजाइश जरूर है, और डायलॉग ही वाहिद रास्ता है इस मसले के हल का। इसलिए डायलॉग तो होना चाहिए, लेकिन डायलॉग होने से पहले 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि अपोजिशन ये कहे कि हम इस वक्त हुकूमत का मैंडेट तस्लीम करते हैं, वो 5 साल हुकूमत करे, लेकिन कुछ इश्यूज के ऊपर हमें डायलॉग करना है। इसी तरीके से हुकूमत अपोजिशन का मैंडेट को तस्लीम करे और उनके साथ डायलॉग का रास्ता निकाले। और नवाज शरीफ साहब ने ये जो इस वक्त रवैया इख्तियार किया हुआ है इदारों के साथ बराह रास्त टकराव का, उससे वो गुरेज करे, क्योंकि इससे डायलॉग नहीं होगा, ये डायलॉग को बंद करने का मुतरादिफ है। ठीक है। अच्छा अब सलमान साहब ये फरमाइए कि एक तो अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट और दूसरी कल असेंबली के फ्लोर में फिर फवाद चौधरी की स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या इनको सोचने से, ये बयान देने से पहले सोच नहीं रहे, या ये कोई एक दूसरे के साथ बयानबाजी में इतना आगे चल गए हैं कि अब उनको कुछ चीज़ का ख्याल भी नहीं रहता? देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत होती थी, पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। अब हमारे यहाँ ये जो सियासी बोले आ गए हैं ना, जो हुकूमत के अंदर भी है और अपोजिशन के अंदर भी है, ये पहले तो सोचते नहीं है कि हमें कहना क्या है, और बाद में इनको पता चलता है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, सरदार अयाज सादिक का बयान और अंस नूरानी का बयान आजाद बलूचिस्तान का, ये दोनों प्री प्लान बयानात हैं। और एक मनसूबा बंदी के तहत जो है नवाज शरीफ के कहने पर या फजल रहमान के कहने पर ये बयानात दिए गए। ये कहना कि ये बयान में उनकी जबान स्लिप हो गई है,
मैं कम से कम नहीं मानता ये कैलकुलेटेड तो फिर फवाद सलमान इसका साहब, मतलब इसका जी सलमान साहब, फिर फवाद चौधरी का पुलवामा वाक़े वाला बयान आप ये कैसे? देखिए, फवाद चौधरी का जो बयान है बुनियादी तौर पे वो पुलवामा का जब वाकया कहते हैं तो वो उसके नतीजे में जो पाकिस्तान ने उनके 2 प्यारे जाए वो थे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि फवाद चौधरी का भी जो अंदाज था वो एक रिएक्शनरी था और जज्बाती था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जब वो इस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे तो वो पाकिस्तानी रियासत के मफाद में नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो अपोजिशन और हुकूमत के बीच में अब जो शिद्दत पैदा हुई है, आप समझते हैं इस शिद्दत का पीपल्स पार्टी फायदा लेगी? पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि इस वक्त लड़ाई जो है वो नवाज शरीफ की और फौज की चल रही है बराह रास्त जी। हमें उसमें एक हद तक अपना रोल प्ले करना, ज्यादा उसके अंदर फरीक नहीं बनना। इसलिए पीपल्स पार्टी ने इस वक्त पीडीएम से अमली तौर पर एक डिस्टेंस रखा हुआ है, एक हद तक साथ है और एक हद तक साथ नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एडवांटेज ये लेगी कि वो एस्टैब्लिशमेंट से अपने मरासम जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देगी कि देखिए हमने जो है पीडीएम से अपने आप को डिस्टेंस रखा हुआ है, तो हमारे बारे में जो है वो जरा नरम गोशा इख्तियार किया जाए, जिसमें आगे जाके हो सकता है कि अच्छा, तो पीपल्स पार्टी को कुछ सलमान साहब आप ये फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एसओपी पे फॉलो कर रही है कि समाजी जो डिस्टेंस है वो बरकरार रखा जाए। अगर समाजी डिस्टेंस बरकरार ना रखा जाएगा तो फिर ये आज से नहीं रख रही, पिछले 1 साल से पीपल्स पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत का दरवाजा खोले में रखी हुई है और उसमें बातचीत का प्रोसेस भी चल रहा है, बातचीत का अमल भी चल रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि वो जो आपने एसओपीज की जुमला कहा है वो बिल्कुल ठीक जुमला है कि पीपल्स पार्टी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन नाले वाले तर्ज निगाह सलमान आबिद साहब जो तर्जुबो उन्होंने चवणा है हुकूमत ऐं अपोजिशन ये दावा त कनि पियूं त जनवरी में ॿई जेके आहिनि उहे ख़त्म थींदा, बल्कि हक़ीक़त इन जे बिल्कुलु उबतड़ आहे। न हुकूमत वञे पई न अपोजिशन जो इतिहाद टुटे पियो। हिन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रीड खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।